हेलो स्टूडेंट्स। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में विषयपरक ज्ञानवर्धन अकादमिक समस्या समाधान और समय के रचनात्मक उपयोग हेतु ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 चलाया जा रहा है, जो कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के अनुसार ई कंटेंट निर्माण और ऑनलाइन लाइव कक्षा कार्यक्रम चला रहा है। और इसमें आप अपने विभिन्न तरह के लेक्चर्स को सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं विभिन्न विषयों से संबंधित। मैं डॉक्टर पूनम बजाज, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विषय से आज आपके साथ समाज की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि समाज क्या है। हम देखते हैं कि समाज, सामान्य तौर पर हम पूरा दिन इस शब्द की चर्चा करते हैं कि समाज में ये घटित हो रहा है, समाज में ये परिवर्तन हो रहा है, समाज बदल रहा है, समाज में ये क्या चल रहा है। लेकिन हम वास्तव में जान नहीं पाते हैं कि समाज किसे कहा जाता है। समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमें यह जानना होगा कि समाज का अर्थ क्या है। समाज को भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने तरीके से हमारे सामने रखा है और उनमें मतभेद भी पाए जाते हैं। कुछ इसे अमूर्त व्यवस्था मानते हैं तो कुछ ने इसे मूर्त व्यवस्था माना है। अगर हम यहाँ पर मैकाइवर और पेज की चर्चा को लेकर या उनकी परिभाषाओं को लेकर शुरुआत करें तो हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ रिलेशनशिप। समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का एक जाल है। यह एक ऐसा जाल है जो निरंतर परिवर्तनशील रहता है, जिसमें परिवर्तन आते रहते हैं। यह रीतियों और कार्यप्रणालियों, अधिसत्ता और पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों और फिर समूहों के अंदर भी विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। ऐसी जो व्यवस्था है उसे समाज कहा जाता है। समाज का जो निर्माण है वो व्यक्तियों से नहीं होता। हम कह दें कि कुछ लोग इकट्ठे हैं, वे एक समाज का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि समाज का निर्माण उनमें पाए जाने वाले संबंधों से होता है जो व्यक्तियों के बीच में पाए जाते हैं। अर्थात जब लोग एक व्यवस्था में बंध जाते हैं तो उसे हम समाज कहते हैं। जब हम यह देखते हैं कि व्यक्तियों के बीच में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहा जाता है, तो अब हमें सामाजिक संबंधों को जानना आवश्यक हो जाता है। सामाजिक संबंध यानी कि व्यक्ति मानव अपनी पारस्परिक क्रियाओं को पूरा करने, अर्थपूर्ण ढंग से जब वे किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्रियाएं करते हैं, पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, तब वे संबंध स्थापित करते हैं। और सामाजिक संबंधों का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन से होता है। सामान्य रूप से कहें हम सोशल इंटरेक्शन को बातचीत के द्वारा होता है, लेकिन वह बातचीत अर्थपूर्ण तरीके से की गई होनी चाहिए। इसमें हम 3 बातों को देखते हैं कि यह इंटरेक्शन व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में हो, व्यक्ति और समूह के बीच में हो, समूह और समूह के बीच में हो। इन तीनों ही स्तरों पर जिन क्रियाओं का आदान प्रदान होता है उनके कारण से संबंधों का निर्माण होता है। और यह संबंधों का निर्माण, यह जो जाल है, यह समाज कहलाता है। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हम यह भी देखते हैं कि लोग अपने किन किन उद्देश्यों के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और वे किन किन क्रियाओं को एक दूसरे के साथ करते हैं। जब वे सामाजिक अंतःक्रिया में हिस्सा लेते हैं तो इसका अर्थपूर्ण होना समाज बनाने के लिए आवश्यक हो जाता है। तब व्यक्ति अपने किसी भी उद्देश्य को सामने रखकर और समझ बूझकर पूर्ण रूप से जागरूक होकर इन क्रियाओं को करता है, जब वह समाज का निर्माण करता है। जब हम समाज की यह विशेषताएं उसकी देखते हैं तो हम देखते हैं कि उन व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक जागरूकता होनी चाहिए। यहाँ जागरूकता का अर्थ जो है वो सामाजिक संबंधों का जो ताना बाना है, व्यक्ति को उसके बारे में समझ होनी चाहिए। व्यक्ति एक दूसरे को जानते हों। व्यक्ति का संबंध जो है किसी भी दूसरी चीज़ के साथ नहीं बल्कि व्यक्ति के साथ हो, ना कि भौतिक वस्तुओं के साथ, मकान के साथ या किसी अन्य सामान के साथ।
यहाँ पर यह सामाजिक नहीं हो जाता क्योंकि इनमें पहचान का अभाव हम देखते हैं और आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। सामाजिक संबंध हम देखते हैं माता पिता के बीच, स्त्री पुरुष के बीच, हमारे दोस्तों के बीच। इस प्रकार से यह जो हमारे संबंध होते हैं उनमें पहचान होती है, पारस्परिक जागरूकता होती है और हम एक दूसरे को पहचानते हैं। जब हम इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं तो हम देखते हैं कि समाज बनने का जो यह आधार है यह समानता है। समानता जो है वो व्यक्तियों की शारीरिक बनावट या रंग के आधार पर नहीं बल्कि विचारों, मूल्यों और जीवन के उद्देश्यों के आधार पर है। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि परिवार का निर्माण हुआ है तो वहाँ पर भी हमें कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। जब हम भिन्नताओं की बात करते हैं तो समानता के साथ साथ समाज में हमें भिन्नताएं भी दिखाई देती हैं और भिन्नताएं जो हैं वो समाज का एक आवश्यक अंग है, क्योंकि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो केवल समानता पर आधारित हो, केवल सहयोग पर आधारित हो। समाज में जितनी समानता जरूरी है उतनी ही भिन्नता भी जरूरी है, जितना सहयोग जरूरी है उतना ही संघर्ष भी समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है, क्योंकि वह हमें नए रास्ते दिखाता है, पुराने विचारों को दूर करता है। तो इस प्रकार से जब हम भिन्नता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि समाज में प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता या व्यक्ति के उद्यम करने की जो प्रवृत्ति है वो इसी के कारण उत्पन्न होती है और व्यक्ति आगे बढ़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि संघर्ष जो है, जब हम सहयोग की बात कर लेते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोग करके आपसी संबंधों का निर्माण करते हैं और वे समाज में प्रगति करते हैं, तो हम यह भी देखते हैं कि संघर्ष भी समाज में प्रत्येक कदम पर पाया जाता है। और संघर्ष जो है यदि बहुत तीव्र होता है, हिंसात्मक होता है, तो वह समाज में आमूल-चूल परिवर्तन ही कर देता है। लेकिन संघर्ष का अपना जो है वो प्रकार्य है। जब हम प्रकार्यवादियों के सिद्धांत को देखते हैं तो हमें यह भी दिखाई देता है कि इसका भी समाज में कम महत्व नहीं है। व्यक्ति जो है वो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो वह भी एक संघर्ष है। जब हम समाज की अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यह अमूर्त है, यानी जिसे हम पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और व्यक्तियों के किसी समूह का नाम जो है वो समाज नहीं है। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति और समूह के बीच में, समूह और समूह के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उससे समाज का निर्माण होता है। यह जो ताना बाना बनता है वह बिल्कुल अमूर्त होता है, उसको हम भौतिक वस्तुओं की तरह से छू नहीं सकते और उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं। तो यह अमूर्तता समाज की एक प्रमुख विशेषता है। इसी तरह से समाज में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है कि व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, व्यक्ति समूह पर निर्भर रहते हैं और समूह दूसरे समूहों पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनमें एक सहयोग और भाईचारे का भाव जो है वो उत्पन्न होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब समाज के एक क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो वहाँ दूसरे क्षेत्रों में भी हमें यह दिखाई देता है, जो इसकी अगली विशेषता निरंतर परिवर्तनशीलता को व्यक्त करता है। यहाँ पर हम ब्रिटिश समाजशास्त्री स्पेंसर की बात करना चाहेंगे, जिन्होंने कहा परिवर्तन समाज का नियम है और यह समाज में घटित होता ही रहता है, कभी तेजी से कभी धीमे से, यानी इसकी गति जो है वो परिवर्तित हो सकती है, लेकिन यह होता हमेशा ही है। जब बाहरी स्थितियां बदलती हैं तो परिवर्तन घटित होता है, फिर यह हमें धीरे धीरे आंतरिक रूप से भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि समाज हमें परिवर्तनशील दिखाई देता है। समाजशास्त्र में हम समाज का अर्थ जो है वो संकुचित अर्थ में नहीं करते हैं, बल्कि हम इसको एक अमूर्त व्यवस्था और सामाजिक संबंधों के जाल में एक विस्तृत रूप में लेते हैं। यहाँ हम जब समाजों की बात करते हैं तो समाजों को खुले और बंद रूप से भी देखते हैं। जॉनसन जो है वो समाज के 4 तत्वों का उल्लेख हमारे साथ करते हैं, हमारे सामने करते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी समाज का एक निश्चित क्षेत्र, डिफाइंड टेरिटरी होती है और उसी के आधार पर हम उस समाज को
बताते हैं, समझाते हैं कि यह समाज इस प्रकार का है। समाज के अंदर जो अगला तत्व पाया जाता है वह है उसकी प्रजनन क्षमता, क्योंकि प्रत्येक समाज के बनने की प्रक्रिया स्वतः ही चलती रहती है। प्रजनन के द्वारा नए सदस्य आते रहते हैं और वे समाज के निर्माण करते रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है नए सदस्य पुराने सदस्यों का स्थान ले लेते हैं और इस प्रकार से वे दूसरे सदस्यों के साथ संबंध स्थापित करते हैं और यह जाल जो है वो लगातार बुनता चला जाता है। हम देखते हैं कि इसकी विस्तृत संस्कृति, उन्होंने इसका तीसरा तत्व बताया कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर जो है उसकी वो बात करते हैं, क्योंकि संस्कृति जो है वो सिर्फ मनुष्यों के बीच में ही पाई जाती है। और आप जानते हैं कि संस्कृति मनुष्य और पशु जगत में भेद करती है। संस्कृति के कारण ही मनुष्य विकास की प्रक्रिया में अन्य जीवों की तुलना में अधिक सफल हुआ और इतना विकास जो है वो कर पाया। चौथी विशेषता के रूप में हम देखते हैं स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक समाज का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है और उसी के तहत वह समाज कार्य करता है, अपनी क्रियाओं को संपन्न करता है। भारत में जैसे हम देखते हैं कि जब भारत में हम देखते हैं ब्रिटिश उपनिवेशवाद का काल था या यहाँ पर ब्रिटिश राज था, तब भी भारतीय समाज का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व था। तो इस प्रकार से यह विशेषता प्रत्येक समाज में पाई जाती है। जब हम समाजों के प्रकारों को देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि समाज दो प्रकारों में हमें बटा हुआ दिखाई देता है। हम इसकी विस्तृत चर्चा दो रूपों में करते हैं, सिंपल सोसाइटी के रूप में, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के रूप में, सरल समाज और जटिल समाज। सरल समाजों में हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रौद्योगिकी जो है वो सरल प्रकार की है, आकार छोटा है, पर्यावरण पर इनका नियंत्रण जो है वो सीमित है और अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित है। और इस प्रकार से यह सरल समाज जो है, यहाँ जीवन निर्वाह के लिए हम देखते हैं कि इन सरल समाजों के अंदर या वस्तुओं के भौतिक उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये समाज हमें शिकार और एकत्रीकरण की अवस्था में दिखाई दिए, फिर पशुपालन अवस्था में पहुँचे, फिर यह कृषि अस्थायी कृषि की अवस्था में, यानी स्थान बदल बदल कर खेती करने वाली अवस्था में, और फिर स्थायी कृषि की अवस्था में हमें सरल प्रकार के समाज जो है वो दिखाई देते हैं। इन समाजों में वस्तु विनिमय पद्धति, बार्टर सिस्टम जो है वो पाया जाता था, जो कि लोगों में सुदृढ़ और संस्थागत संबंधों का प्रदर्शन करता था। प्राय वस्तुओं का जो विनिमय का उद्देश्य होता था वो दो समूहों के बीच में परस्पर संघर्ष की संभावनाओं को कम करना होता था और उनके बीच में अच्छे संबंध स्थापित करना होता था। हम अपनी रूरल सोसाइटी में, ग्रामीण भारत में भी यह व्यवस्था देखते हैं कि जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अनेक अवसरों पर उपहारों के जरिए या उनके आदान प्रदान के जरिए हम एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं और इससे सहयोग की भावना जो है वो भी प्रबल होती है। सरल समाजों का जब हम सामाजिक संगठन देखते हैं तो यह संगठन हमें दिखाई देता है नातेदारी, विवाह, धर्म और राज्य व्यवस्था के तौर पर। नातेदारी में हम देखते हैं कि वंश और गोत्र की प्रधानता तो पाई ही जाती है, लेकिन हम यह भी देखते हैं कि जब लोग दो या अधिक खंडों में विभाजित होते हैं तो वे एक अर्धांश का रूप ले लेते हैं, और जब वे अधिक खंडों में विभाजित होते हैं तो वे एक फैक्ट्री या बहुअंशक का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार ये लोग अपने इस बहुअंशक या अर्धांश से बाहर ही विवाह करते हैं। वंश और गोत्र की जब हम बात करते हैं तो वंश एक ऐसा समूह होता है जिसके पूर्वजों के बारे में निश्चित रूप से मालूम होता है, और गोत्र जो है उनका भी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से मानी जाती है। गोत्र का आकार बड़ा माना जाता है और हम यह भारतीय समाज में वंश गोत्र की प्रधानता को देखते हैं। हम जब इनके सामाजिक संगठन को देखते हैं तो हम मातृवंशीय परिवारों को भी देखते हैं, यानी जिनका वंश क्रम माता की ओर से स्थापित होता है, और दक्षिण भारत की नायर जाति जो है वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन जब हम पिता की ओर से वंश क्रम को देखते हैं तो उसे पितृवंशीय वंशक्रम कहा जाता है, जो हम आज हमारे आधुनिक समाजों में देखते हैं।
विवाह जो थे वो सरल समाजों में बहुपत्नी और बहुपति विवाह पाए जाते थे और उनको सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त होती थी। धर्म में हम देखते थे कि सरल समाजों के अंतर्गत प्रकृति उपादानों की पूजा अधिक होती थी, लोग प्रकृति पे अधिक निर्भर रहते थे और वे पर्यावरण पर अधिक नियंत्रण नहीं कर पाते थे, तो वे चिंतित भी रहते थे कि जो पर्यावरणीय घटनाएं हैं वे किस प्रकार से घटित होती हैं, और इसलिए वे प्रकृति को अपना गुरु मानते थे। सूर्य, चंद्रमा और अनेक वृक्षों की पूजा जो है वो की जाती थी। इस प्रकार से पूजा अर्चना के द्वारा प्रकृति को वे अपने अनुकूलित बनाने का प्रयास करते थे और इस प्रकार उसे संतुष्ट करते थे। जब हम राज्य व्यवस्था सरल समाजों की देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ दो प्रकार के राज्य व्यवस्थाएं थी, एक तो शिरस्थ और दूसरी शिरोहीन। शिरस्थ में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त मुखिया जो है वे पाए जाते थे, जबकि दूसरी व्यवस्था में सारे समाज का कोई एक नेता, प्रधान या मुखिया नहीं होता था। बुजुर्ग लोग थे, वो सामाजिक परिपाटियों के आधार पर कानून व्यवस्था या सामाजिक संगठनों को चलाते थे और अपने निर्णय देते थे समाज को चलाने में। तो इस प्रकार से हम सरल समाजों के सामाजिक संगठन को चार भागों में बांट कर देखते हैं। जब हम जटिल समाजों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये आधुनिक से आधुनिकोत्तर होते चले जाते हैं। जटिल समाजों का मुख्य आधार वैज्ञानिक तरक्की, औद्योगिकरण और नगरीकरण है। जब उद्योग अधिक बढ़ने लगे तो नगरों का विकास अधिक होने लगा, यानी ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र अधिक बढ़ने लगे, लोगों का पलायन जो है होने लगा और यहाँ आर्थिक विकास जो है वो उसकी एक प्रमुखता रही। आधुनिक समाजों की जब हम प्रमुख विशेषताएं देखते हैं तो हम देखते हैं कि पूंजीपतियों द्वारा अधिक मुनाफा कमाने के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करना, उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना और इसी के तहत महानगरों का विकास होता चला जाता है। शिक्षा का प्रचार और प्रसार होता है, शिक्षा के लिए अवसरों की उपलब्धता होने लगती है, वैज्ञानिक चिंतन का प्रचार प्रसार होता है, श्रम विभाजन अधिक होने लगता है, यानी विशेषज्ञों की सेवाएं अधिक से अधिक ली जाने लगती हैं। तो इसी तरह से इन जो आधुनिक समाज हैं और आज हम उत्तर आधुनिक समाजों की बातें करने लगे हैं, इनमें अनेक उप संस्कृतियाँ और विरोधी संस्कृतियाँ पैदा हो जाती हैं जो समाज में संघर्ष पैदा करती हैं। अधिक उद्योगों के कारण औद्योगिक संघर्ष भी पैदा होने लगते हैं और समाज में हमें दिखाई देते हैं। इसी तरह से इन समाजों की एक प्रमुख विशेषता है नौकरशाही संगठन का होना। ब्यूरोक्रेसी द्वारा जो है वो व्यवस्थाएं संचालित की जाती हैं और समाज में व्यवस्था बनाने का काम किया जाता है। कानून और प्रशासन जो है वो इसी के तहत चलने लगते हैं। जब हम उससे आगे के समाजों में, जिनको हम आधुनिक उत्तर या उत्तर आधुनिक समाज कहते हैं, जिनमें विकसित देशों की बात की जाती है, जो अधिक से अधिक उत्पादन कर रहे हैं, ये समाज गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, जहाँ जीविका उपार्जन का प्रमुख साधन जो है वो उद्योग या फैक्ट्रियां हैं, व्यापार और विशिष्ट सेवाएं हैं, और जो टेक्नोलॉजिकली परफेक्ट लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उनका प्रभाव इस समाज में ज़्यादा दिखाई देता है। तरक्की और चिंतन का आधार जो है वो विज्ञान माना जाता है इन समाजों में जहां आज हम बसर कर रहे हैं, और हम यहाँ पर ग्लोबल विलेज की कल्पना करते हैं, विश्वव्यापी ग्राम की कल्पना करते हैं कि हम पूरी तरह से एक गांव की तरह से हैं, जहां संचार के द्वारा प्रत्येक सूचना, प्रत्येक समाज एक से दूसरे व्यक्ति तक हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। और यह सब हम रोज़ देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एंथोनी गिडेंस अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में हमें बताते हैं कि 7 प्रकार के समाजों की चर्चा करते हैं, जिसमें वे शिकारी और एकत्रीकरण समाज, जो सबसे पहला हमारा सरल समाज था, उसकी बात करते हैं। उससे आगे वे ऐसे समाज की बात करते हैं जो कृषि समाज था, फिर पशुपालन समाज, उसके बाद परंपरागत राज्य या सभ्यता की चर्चा वे हमारे साथ करते हैं, जहां वे कहते हैं कि खेती जो है वो निर्वाह का साधन था और यहाँ पर पूरी तरह से व्यापार और उद्योग भी विकसित हो चुके थे, यानी कि हम
पूरे के पूरे सिविलाइज्ड हो चुके थे। उसके बाद वे बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड सोसाइटीज़ की, जहाँ 18वीं शताब्दी में यूरोप और अमेरिका की वे चर्चा करते हैं कि अधिकांश लोग नगरों में रह रहे थे और जो आबादी का जो एक हिस्सा था वो कृषि कार्यों में लगा हुआ था। और जब वो सेकेंड वर्ल्ड सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो वे साम्यवादी देशों की भी बात करते हैं और वे कहते हैं कि रूसी क्रांति के बाद जो है वो दूसरी दुनिया के देश उभर कर हमारे सामने आए। थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़ की जब हम बात करते हैं तो वे 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक के समाज की चर्चा हमारे सामने रखते हैं और वे कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े महानगर, बड़े बड़े कल कारखाने जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं और हमें जो है वो कृषि का कार्य जो है वो कम दिखाई देता है। लेकिन अब हम जब इन समाजों को देखते हैं तो हमें किसी समाज में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और कहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो भी देशों में पाई जाती है, जहाँ पर कृषि और उद्योग धंधे जो हैं वो दोनों तरह के साधन जीविकोपार्जन के लिए काम में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम समाज की चर्चा करते हैं, समाज को समझने का प्रयास करते हैं, तो समाज को हम सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में लेते हैं, ना कि मानव समूहों के रूप में या मानवों के व्यक्तियों के इकट्ठे होने के रूप में लेते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न जो हैं वो हमारे सामने आते हैं कि व्यक्तियों के समूह का नाम समाज नहीं है। आप इस बात को समझा सकते हैं, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। ये बात हमारे सामने किसने रखी थी? इस बात की अभी हमने चर्चा की है, तो आप इसका उत्तर खोजिएगा। क्या समाजशास्त्र मानव समाज तक ही सीमित है और क्या राज्य भी एक समाज है? तो ये कुछ प्रश्न हैं जो कि हमें समाज से संबंधित समझने हैं अपनी परीक्षा के लिए और अपनी जानकारी के लिए पढ़ने हैं। धन्यवाद।